हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए, यूपी तपलसी पिट एग्ज़ाम 2022 में एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान में बेस्ट स्कोर करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे आज के सेशन में लास्ट तक, और बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। बिल्कुल ये पेपर आपको एग्ज़ाम के सीक्वेंस पर मिलने वाला है। फटाफट से आप सभी लोगों तक लाइक व शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। बौद्ध के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ महावास्तु जिस भाषा में रचित है, बताएंगे महावास्तु किस भाषा में रचित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ महावास्तु किस भाषा में रचित है? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, द्राविड़ भाषा में या फिर पाली भाषा में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाए कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ महावास्तु तो यह किस भाषा में रचित है? तो यह संस्कृत भाषा में रचित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी का पिलवस्तु नेपाल है। क्या है? लुम्बिनी का पिलवस्तु नेपाल है। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। इनके ग्रह त्याग की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था वह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे ध्यान देंगे, ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहलाती, क्या कहलाती? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु स्थान क्या है इनका? मृत्यु स्थान है कुशीनारा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मृत्यु स्थान क्या है? कुशीनारा। अगर बात करी जाएगी बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियाँ, तो प्रथम सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में अजातशत्रु उस समय शासक था, तो इनकी देखरेख में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ध्यान से देखेंगे और फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक शासक के समय में वैशाली बिहार में चुलबग्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चुलबग्ग में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक महाराज के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। इनके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहाँ गोरिल्ला की मृण मूर्ति तथा मम्मी की आकृति मिली है। तो वह स्थान जहाँ से गोरिल्ला की मृण मूर्ति तथा मम्मी की आकृति मिली, वह आकृति कौन सी है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लोथल। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों लोथल की, तो लोथल का अर्थ होता है मृतकों का घाव। क्या होता है अर्थ? ध्यान से देखेंगे, लोथल का अर्थ होता है मृतकों का घाव। लोथल का अर्थ होता है मृतकों का घाव। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप में लोथल नामक स्थान है। ठीक है। अगर बात की जाएगी प्राचीन सिंधु घाटी के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। लोथल के प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? लोथल के प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? यहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य है, फारस की मोहरें, मम्मी का प्रमाण, आटा पीसने की चक्की, हाथी दांत पैमाना और गोदीवाड़ा। ये सब साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये सारे साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। और लोथल स्थल जो है किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुआ। इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वह वृक्ष था। तो वह वृक्ष कौन सा था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
ऑप्शन है नीम का वृक्ष, वट का वृक्ष, साल का वृक्ष। लेकिन अगर बात की जाए गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपल का वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यही वृक्ष क्या कहलाता है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नाम से यह वृक्ष कहलाया गया था, बोधि वृक्ष के नाम से कहलाया गया। और महात्मा गौतम क्या कहलाते, ये गौतम बुद्ध कहलाते। सिद्धार्थ क्या कहला बन गए थे, गौतम बुद्ध। और ज्ञान प्राप्त करने की इस घटना को क्या कहती है, संबोधि। क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संबोधि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग फटाफट से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इल्तुतमिश, ध्यान देंगे, इल्तुतमिश के शासनकाल में रात्र न्याय के लिए जंदूर की व्यवस्था थी, इसको उल्लेख करता है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में रात्रि में न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था थी, इसको कौन उल्लेख करता है, मार्को पोलो, अलबरूनी, इब्न तूता या फिर अबुल फजल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय घंटी, न्याय जंजीर या उसमें बंधी हुई घंटी का उल्लेख किसके द्वारा किया गया, तो इसका उल्लेख जो है इब्न तूता के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है, दो सिंह बने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल के तुगारिन खान के विद्रोह को दबाने में असफल होने पर बलबन द्वारा दंडित किया गया चालीसा का महत्वपूर्ण सदस्य अमीर था, बताएंगे। चालीसा का महत्वपूर्ण अमीर सदस्य था, कौन सदस्य था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए बताएंगे चालीसा का महत्वपूर्ण सदस्य कौन सा था। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमीन खान। कौन था, अमीन खान। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट से बराबरी के सम्मान पर मिलने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताएंगे। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। मुगल सम्राट, ध्यान से देखेंगे, मुगल सम्राट से बराबरी के सम्मान पर मिलने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एम हर्स्ट या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जितने सारे दोस्त जुड़े एक बार लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चंद्रशेखर, पीतर सिंह, राम सिंह या फिर कुंवर सिंह। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले में स्थित जगदीशपुर के एक प्रमुख जमींदार थे और इन्होंने 1857 में नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद या फिर गोंडा। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। अगर बात की जाएगी रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्तों, अगर बात की जाएगी रामप्रसाद बिस्मिल की, तो रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर 1987 को फांसी दी गई थी। कब, 19 दिसंबर, ध्यान से डेट देखेंगे, 19 दिसंबर 1987 को इनको फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर 1987 को कहाँ पर दी गई थी, गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई है, औरंगजेब, शाहजहां,
जहांगीर या फिर अकबर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी मनसबदारी की, तो मनसबदारी का सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो ऑप्शन डी अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अब कुछ अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग देखते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीसल के महल में हुआ था। अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगर बात की जाएगी दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, अकबर को सम्राट की उपाधि कब मिली थी? तो अकबर को सम्राट की उपाधि अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो असीरगढ़ युद्ध के बाद 1601 ईस्वी में मिली थी। जर्जिया कर को किसने समाप्त कर दिया? तो जर्जिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया था? अकबरनामा। फिर अगला जो है, अकबर को जिले इलाही किसने कहा है? बताएंगे। अकबर को जिले इलाही किसने कहा था? तो अकबर को जिले इलाही अबुल फजल ने कहा था। और अकबरनामा भी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल को। अगला है, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया। अगर बात की जाए अकबर से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमने इसे अपने प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया। तो इसलिए हमारे सारे प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से बहुत विशेष होने वाले हैं और ये सारा कंटेंट जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, तो फटाफट से आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ आपको रेगुलर बेस में आपको नोट्स मिलते रहेंगे। अगर बात की जाए कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर किया था? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? फटाफट से बताएंगे। कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? सूरीनामा, बोलीविया, उरुग्वे या फिर पेरू? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी स्थल रुद्ध देश की, तो स्थल रुद्ध देश आपका कौन सा है? बोलीविया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कौन सा देश है स्थल रुद्ध? बोलीविया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है स्थल रुद्ध देशों को समझने के लिए हम लोग देखते हैं। अगर बात की जाएगी चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे हुए देश को क्या कहते हैं? स्थल रुद्ध देश कहते हैं। सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे ज़्यादा स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो स्थल अवरुद्ध देश है। कौन कौन से? पराग्वे तथा बोलीविया। अभी आपका बोलीविया आया था, तो किस महाद्वीप में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो पड़ते हैं। कौन कौन से? पराग्वे तथा बोलीविया। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भू अवस्थित देश लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है वर्ष 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा सुधार किस राज्य में हुआ? बताएंगे। लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा सुधार किस राज्य में हुआ? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिजोरम, केरल, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 2001 और 2011 से 11 तक की जनसंख्या की अगर बात करी जाएगी, तो सबसे ज़्यादा सुधार किस में हुआ है? मिजोरम में हुआ है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी मिजोरम में 2001 में कितना था लिंगानुपात? तो 2001 में 935 था। कितना था 2001 में?
2001 में 935 था, लेकिन यह 2011 में कितना हो गया? 2001 में था 935, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 2001 में था 935 और यह 2011 में कितना हो गया? तो 2011 में यह बढ़कर 975 हो गया। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में वृद्धि किस राज्य में हुई? तो मिजोरम में हुई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगा में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, या फिर नरोरा से पटना तक? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को शेयर करेंगे। अगला जो प्रश्न है देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क वर्षा, या फिर निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु? सही आंसर क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। यह सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति में साल व चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? बताएंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनस्पति वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति में? ऑप्शन सी है ज्वारीय वनस्पति में, ऑप्शन डी है अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से। दोस्तों अगर बात करी जाएगी किस वनस्पति में साल व चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति वन। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति वन को ही क्या कहते हैं? पतझड़ी वन। क्या कहते हैं दोस्तों? आपने सुना होगा पतझड़ वाले वन, तो उन्हें ही कहते हैं पतझड़ी वन। पतझड़ी वन इन्हें ही कहते हैं दोस्तों। अगर बात की जाएगी इस वनस्पति में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो जैसे साल हो गया, चंदन हो गया, महुआ हो गया और आपका सागौन। तो साल, चंदन, महुआ और सागौन जैसे वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? बताएंगे। एक भिन्न है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या फिर विजया बैंक? दोस्तों अगर बात की जाएगी इनमें कौन सा भिन्न है, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी इसमें कौन सा भिन्न है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? विजया बैंक। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि विजया बैंक की अगर बात करी जाएगी, विजया बैंक की, तो यह एक सरकारी बैंक है दोस्तों। क्या है? विजया बैंक एक सरकारी बैंक है। और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये बैंक जो है निजी क्षेत्रों की बैंकें हैं। कैसी बैंकें हैं? निजी क्षेत्रों की बैंकें हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात करी जाएगी इसमें HDFC बैंक की, दोस्तों अगर बात की जाएगी HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक जो है ये बहुत ही खास है। इसमें क्या खासियत है? क्योंकि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, या फिर न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 2022 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, जिसे हम लोग WHI वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट इस वर्ष
रिपोर्ट 146 देशों को स्थान दिया गया। इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं? 146 देश शामिल किए गए हैं। फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है और लगातार 5वीं बार, ठीक है, लगातार 5वीं बार फिनलैंड जो है विश्व का सबसे खुशहाल देश है। और दूसरे नंबर पर कौन है? डेनमार्क है दोस्तों, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। अगर बात करी जाएगी अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इस बार सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान इसे मिला है, मतलब इसकी पोजीशन 146 है। कितनी है? 146, सबसे दुखी देश। अगर बात की जाएगी भारत के रैंकिंग का, अगर देखा जाए भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत का 136वां स्थान है और एक वर्ष पहले या कितना था, 139वें स्थान पर था। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो भारत की रैंक कौन सी है? 136वीं है। पहली रैंक किसकी है? पहली फिनलैंड की है और दूसरा स्थान डेनमार्क का है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है ज्वार, कपास, रागी। ज्वार, कपास, रागी, ज्वार, कपास, रागी। यहाँ पे एक और हो गया रागी। यहाँ पर क्या होगा हम आपका बता दे रहे हैं, यहाँ पर डबल बार हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा जौ। क्या होगा? जौ, जौ होगा, ध्यान रखेंगे। तो अगर बात की जाएगी ज्वार और कपास और रागी की, ठीक है, तो ज्वार, कपास और रागी ये सभी किसकी फसलें हैं? तो ज्वार हो गया, कपास हो गया, रागी हो गया, ये सभी किसकी फसलें हैं? तो ज्वार, कपास, रागी ये सभी खरीफ की फसलें हैं। और इसमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें जौ जो है खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, काहे की फसल है? रबी की फसल है। तो सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगर बात की जाएगी रबी की फसल की, तो इसके बारे में कुछ डिटेल है, तो आप लोग ये सारा डिटेल आपको कमेंट उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग फटाफट से इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करेंगे। देखेंगे ध्यान से फटाफट से। रबी की फसल की बात की जाएगी। रबी की फसल की बुआई सर्दियों के मौसम में शुरू होने से सर्दियों के मौसम के शुरू होने के पहले की जाती है। रबी की फसलों का चक्र अक्टूबर से मार्च तक होता है। कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च तक। उत्तर पूर्व शीतकाल मानसून होने के दौरान होता है। इसमें कौन कौन से प्रमुख फसलें हैं? जौ, गेहूँ, जई, अनाज, चना, मटर, दाल, दलहन, अलसी इत्यादि फसलें रबी की फसलें हैं। अगर बात की जाएगी खरीफ की फसल की दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल का चक्र जो है जुलाई से अक्टूबर में होता है, दक्षिण पश्चिम ग्रीन मानसून के दौरान होता है। खरीफ की फसल की बुआई उसी समय की जाती है जब तापमान अधिक हो और वायु में क्या हो? आर्द्रता हो। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसकी फसलें कौन कौन सी प्रमुख हैं? तो ध्यान से देखेंगे, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये किसकी फसलें हैं? तो ये सारी खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसलें? खरीफ की फसलें। अब हम लोग एक देखेंगे जायद की फसल। तो जायद की फसलें की अगर बात करी जाएगी, तो जायद की फसलें रबी खरीफ की फसलों के मध्य मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। इसमें कौन प्रमुख फसलें हैं? तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा और फिर मूंग। ये फसलें किसकी है? जायद की फसलें हैं। सभी दोस्त इसको ध्यान से देखेंगे, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है, फटाफट से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रश्न है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। सभी दोस्त आंसर इसका कमेंट सेक्शन में देखेंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 5 दिसंबर। दोस्तों अगर बात करी जाएगी विश्व मृदा दिवस की, तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बात की जाएगी 3 दिसंबर को, ध्यान से सुनेंगे, 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृषि, ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को सभी को पता होना चाहिए, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों का जो है एक पूरा हमारे उसमें वीडियो पड़ा हुआ है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखेंगे। उसका लिंक आपको तुरंत टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आज की क्लास के। तो आप सभी लोग उसे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी लोग उसे ज़रूर देखेंगे, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। अगर बात करी जाएगी विश्व वन दिवस की, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे या फिर विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी विश्व वन दिवस की, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। बाकी आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देख देंगे, उसके माध्यम से आप लोग पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों को आसानी से याद कर सकेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे। अगर वाकई में सेशन में मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगला जो प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी अगला प्रश्न, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित है? बताएंगे। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है? आपके ऑप्शन है सूरत, चेन्नई, कांडला या फिर मुंबई। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो एशिया का अगर बात की जाएगी दोस्तों एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी एशिया का निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? तो पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र है कांडला, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक दल या फिर कठोर संविधान। तो संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजनीतिक दल। ऑप्शन सी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। राजनीतिक दल के अभाव में संसदात्मक कार्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताएंगे। उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 142 में, अनुच्छेद 144 में या फिर अनुच्छेद 145 में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के अनुच्छेद का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अनुच्छेद में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बताएंगे। भारतीय अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या फिर सिखों को। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पारसियों को। इसका एकदम करेक्ट आंसर है पारसियों को। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन नीति तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन नीति निदेशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40,
अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 44? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 की अगर बात करी जाएगी तो इसके तहत स्थानीय सुशासन नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। स्थानीय शासन को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मान्यता दी गई है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या हुआ है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, या फिर भारत की संसद, या फिर भारत का राष्ट्रपति? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाए निम्न में से कौन सा पंचायतों की संरचना के बाबत में उपबंध करने को अधिकृत है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। गर्भवती महिलाओं को हरे पत्तियों वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? बताएंगे। क्लोरोफिल की प्रचुर मात्रा होने के कारण, लेसेथिम के प्रचुर मात्रा होने के कारण, या फिर फॉलिक अम्ल की प्रचुर मात्रा के होने के कारण, या फिर वसा अम्लों की प्रचुर मात्रा होने के कारण? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। अगर बात की जाएगी गर्भवती महिलाओं को हरी पत्तियां वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि उसमें फॉलिक अम्ल की प्रचुर स्रोत होने के कारण इसकी सलाह दी जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फॉलिक अम्ल की अगर बात करी जाएगी तो फॉलिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड, और यह फोलसीन के नाम से भी जाना जा सकता है। किस नाम से? फोलसीन के नाम से भी फॉलिक एसिड जाना जाता है। विटामिन B9 है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ विटामिन यह जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। अच्छा हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन की एक ट्रिक है छोटी सी, आप लोग याद कर लीजिए फटाफट से। जल में घुलनशील विटामिन की ट्रिक है, देखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो अगर बात की जाएगी जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है तो याद रखेंगे गई भैंस पानी में। क्या याद रखेंगे? गई भैंस पानी में। गई भैंस कहाँ? पानी में भैंस गई। तो भैंस से हमारा बनता है B और C। BC मतलब भैंस। तो विटामिन B और C किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। और बाकी सब किस में घुलनशील हैं? बाकी सब आपके वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ये BC आप ध्यान रखेंगे। जल में घुलनशील हैं। गई भैंस पानी में, तो भैंस से हमारा क्या बनेगा? BC बनेगा। अगर बात की जाएगी A, D, E और K, A, D, E, K ये जो विटामिन है किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। फैट सोल्यूबल विटामिन है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में नहीं होता है? बताएंगे। परमाणु भट्टी के मंदक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में, आणविक बेरिंग के रूप में, या फिर पेंसिल में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आणविक बेरिंग में। आणविक बेरिंग में ग्रेफाइट का यूज नहीं किया जाता है। आणविक बेरिंग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रोड को बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। पेंसिल में किया जाता है ग्रेफाइट का यूज। और साथ ही साथ में परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क का भाग है? बताएंगे। पश्च मस्तिष्क का भाग कौन सा है? प्राणपिंड, कोरपोरा, क्वाड्रिजेमिना, या फिर प्रमस्तिष्क, या फिर मेडुला ऑब्लोगेटा? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो पश्च मस्तिष्क के भाग की अगर बात की जाएगी तो कौन सा है? मेडुला ऑब्लोगेटा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मेडुला ऑब्लोगेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और अगर बात करी जाएगी मेडुला ऑब्लोगेटा की, तो जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है, कहें भैया क्या तुम
कोमा में चले गए, तो हाँ, जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है तब उसका केवल मस्तिष्क का यही भाग काम करता है। तो केवल यही भाग काम करता है। जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो उसके मस्तिष्क का केवल यही भाग काम में आता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सभी दोस्त बताएंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, फटाफट से बताएंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी मस्तिष्क के सबसे बड़ी भाग की, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है मस्तिष्क का, तो प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है। और प्रमस्तिष्क जो है दो भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है आपका दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दूसरा होता है बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ध्यान रखेंगे, एक तरफ होता है दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और एक तरफ होता है बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से प्रोटीन का नाम बताइए। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाली कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन का नाम बताना है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फाइब्रिन, कोलेजन, इलास्टिन या फिर इंसुलिन। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन का नाम क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए दोस्तों। तो अगर बात करी जाएगी सबसे पहले कृत्रिम रूप से प्रोटीन, किस प्रोटीन का निर्माण किया गया था, तो इसका पहले सबसे पहले इंसुलिन नाम की प्रोटीन जो है कहाँ पर बनाई गई थी, कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया जाता गया था। ठीक है। और अगर बात की जाएगी इस इंसुलिन प्रोटीन की, तो इंसुलिन प्रोटीन क्या करती थी, तो ये शरीर में शर्करा की मात्रा को कम करती थी। शर्करा की मात्रा को कम करती थी। क्या करती थी, शर्करा की मात्रा को कम करती है। इंसुलिन प्रोटीन क्या करती है, शर्करा की मात्रा को क्या करती है, कम करती है दोस्तों। शर्करा की मात्रा जब कम होती है तो लोगों को कौन सा रोग नहीं होता है, मधुमेह रोग नहीं होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। मधुमेह होता है। ठीक है, मधुमेह जिसे हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो शरीर में जब शर्करा की मात्रा जब दोस्तों ज़्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। वहाँ पर किसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन जब बढ़ता है शरीर के अंदर तो वो शर्करा की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मधुमेह रोग किसके कमी से होता है, तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है मधुमेह रोग, तो ध्यान से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। ध्यान रखेंगे, ये इधर लिखा है बड़ा बड़ा एकदम साफ सा याद कर लेंगे, क्योंकि दिमाग में लिखा हुआ कभी नहीं जाएगा और कॉपी पे लिखा हुआ कहीं और लिखा हुआ तुरंत भी आप भूल जाएंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग इतना ध्यान रखेंगे, अपने ब्रेन पावर को थोड़ा मजबूत बनाइए। सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, फिर देखिए आपका ब्रेन किस तरीके से काम करने लगेगा और आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और समझ पाएंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग, आप जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते, प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर बाबा रामदेव का एक छोटा सा सेशन ज़रूर सुनेंगे। अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 मिनट आप लोग जो है थोड़ा सा योग या एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर आप ऐसा 10 दिन तक करेंगे फिर उसके बाद क्या फ़ायदा होता है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम भी आपको ऐसे जो है फैक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो बताते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हम आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मीटर प्रति सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, बताएंगे। मीटर प्रति सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वेग का, त्वरण का, लंबाई का या फिर घनत्व का। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेग। क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी वेग, तो वेग क्या होता है, तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर दोस्तों होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटे समय होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी वेग किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और अगर बात की जाएगी वेग की, तो वेग एक क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है,
सदिश राशि है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, तो कौन सी फिल्म भारत में सबसे पहले स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी? किसान कन्या, ध्यान से देखेंगे, किसान कन्या, छोटा चेतन, आलम आरा या फिर राजा हरिश्चंद्र। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात की जाएगी भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है किसान कन्या। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है किसान कन्या। तो किसान कन्या भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। ठीक, अगर बात करी जाएगी किसान फिल्म का प्रदर्शन कब किया गया था? 1937 में, 1937 में किया गया था। अगर बात करी जाएगी राजा हरिश्चंद्र की, तो राजा हरिश्चंद्र भी बच के नहीं जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो यह भारत की पहली फिल्म कौन थी? तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली फिल्म, तो भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म बनी थी तो इसमें आवाज़ भैया बिल्कुल आती ही नहीं थी। पता नहीं कैसे लोग बैठ के इसको देख लेते थे, आवाज़ बिल्कुल इसमें आती ही नहीं थी। तो बिना आवाज़ के बनने वाली भारत की पहली फिल्म या फिर भारत की पहली फिल्म कौन थी? तो उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। फिर अगर बात आएगी आलम आरा की, तो आलम आरा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म बनी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ध्यान रखेंगे। तो भारत की पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। तो अब आप लोग याद करके जाइए, राजा हरिश्चंद्र की बात करी जाएगी तो भारत की पहली फिल्म है। यह बिल्कुल मूक फिल्म थी, इसमें से कोई आवाज़ नहीं आती थी, लोग वो देखा करते थे, पता नहीं कैसा एंजॉयमेंट उनको मिलता होगा, आप लोग समझ सकते हैं। आलम आरा की अगर बात की जाएगी तो ये भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी, जिसमें को देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि चलो अरे इसमें आवाज़ सुनने को मिल रही। फिर अगर बात की जाएगी किसान कन्या की दोस्तों, तो किसान कन्या एक ऐसी फिल्म थी जो कि पहली भारत की स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, किसान कन्या। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं, जब सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र देखी गई होगी तभी लोगों का आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि पहली बार उनको देखने को कुछ ऐसा मिल रहा होगा। फिर उसके बाद बोलती हुई फिल्म कौन सी देखने को मिली? आलम आरा। तो वो और खुश हो गए होंगे, चलो ऐसी फिल्म देखने को मिली जिसमें कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ सुनने को मिल रहा है, बड़ा मज़ा आया होगा। उसके बाद उनको जब मिला एकदम सुंदर सी रंगीन फिल्म, लाल पीला हरा नीला सब दिख रहा, कितना मज़ा आया होगा देख के। किसान कन्या 1937 में यह लॉन्च हुई थी। तो पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म किसान कन्या है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से संगठन से जुड़े हुए, कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हुए थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड रिलीफ एंड USOS विलेज या फिर बचपन बचाओ आंदोलन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए थे, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी दोस्तों। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ। और अगर बात करी जाएगी इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार कब मिला? सन 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसका नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके जो है बचपन बचाओ आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रम जो है करना वो सही नहीं है, उचित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य था उसी को रोकना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार।
बिहार की राजधानी कहाँ है बताएंगे, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। और इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, वाल्मीकि, ध्यान से देखें, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल गार्डन को जो है टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 1989-90 में घोषित किया गया। कब घोषित किया, 1989-90 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अगर बात करी जाएगी बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है दोस्तों बिहार की राजधानी। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश कुमार है सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ बताएंगे। मीराबाई चानू को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्ष 2015 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2017 में, या फिर वर्ष 2019 में। सही आंसर इसका क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वर्ष 2018 में, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में क्या प्राप्त हुआ था, तो राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त हुआ था इन्हें। और अगर बात करी जाएगी 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक, रजत पदक जीता था। और अभी हाल ही में मीराबाई चानू के द्वारा कौन सा गोल्ड मेडल जीता गया है, किस खेल में जीता गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मीराबाई चानू की अगर बात करी जाएगी तो ये किस राज्य से बिलोंग करती है, मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है, मणिपुर राज्य से ये बिलोंग करती हैं सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, या फिर सुचेता कृपलानी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अगर बात की जाएगी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने हुए थे, तो 1957 में। कब, 1957 में ये गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले, इसको अगर बात की जाएगी ये पहले क्या बने थे, ये पहले बने थे यूपी के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले कौन बने थे, गोविंद बल्लभ पंत। अगर बात की जाएगी 1957 में, तो 1957 में क्या हुआ था, 1957 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की अगर बात करी जाएगी तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर बात की जाएगी सुचेता कृपलानी, यहाँ पर आ रही है ये दीदी आ रही है, क्या है, तो ये जो दीदी है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कौन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं, ध्यान रखेंगे, पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सीएम। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला भारतीय कौन था, तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राकेश शर्मा, गोपाल स्वामी, कृष्णा मूर्ति, कमलेश शर्मा। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कमलेश शर्मा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के एम मुंशी, या फिर श्री सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात की जाएगी संविधान सभा का गठन करने के लिए, दोस्तों ध्यान देंगे, संविधान सभा के गठन के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया था, तो कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो यह 1946 में, ये 1946 में इसके द्वारा संविधान का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा का गठन किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं? बताएंगे किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिजोरम, सिक्किम, मेघालय या फिर नागालैंड? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मेघालय। तो मेघालय में एक से अधिक सीट वाला राज्य है, एक से अधिक सीट वाला राज्य है मेघालय। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रूप में मनाया जाता है? 11 मई, 2 मई, 1 मई या फिर 7 मई? इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 11 मई। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 11 मई को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे सेशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही साथ में आज के सेशन को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, नागालैंड में, गोवा में या फिर राजस्थान में? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महोत्सव पर्व की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड में कौन सा एक और पर्व मनाया जाता है जिसे कहते हैं हॉर्नबिल? हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपका कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है। और ये जो हॉर्नबिल है क्या है? एक पक्षी का नाम है। और ये पक्षी क्या है? तो नागालैंड का ये राजकीय पक्षी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल। महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और नागालैंड में और कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। नौ पर्व, स्नेह उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव, तोखू इमोंग उत्सव, ये पर्व कहाँ पर मनाए जाते हैं? नागालैंड में मनाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर से रिलेटेड। फटाफट से यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन आप सभी लोग शाम को 8 बजे हमारे सेशन से जरूर जुड़ेंगे। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नासिर कमल को, जुल्फिकार हसन को, कुमार राजेश चंद को, एस.एल. थायोसेन को? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो एसएसबी का दोस्तों महानिदेशक नियुक्त किया गया एस.एल. थाओसेन। एस.एल. थाओसेन मतलब कि आपका सुजाय लाल थाओसेन, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्किप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल आप मुकाबला जीता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों हरिनी लोगन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आंसर बताते हैं। प्रेम निकल गया, प्रेम नहीं है, ध्यान से देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? इस वर्ष इसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीग, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ओपन। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा है? ओपन है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, 75वें कान महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित किया गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 75वें कान महोत्सव के रूप में
किस देश को सम्मानित किया गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत को सम्मानित किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा जारी सांख्यिकीय पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर दर्ज किया गया? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या फिर गुजरात में? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर दर्ज किया गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लद्दाख में। दोस्तों लद्दाख में कितना लिंगानुपात है? 1104 लिंगानुपात किसका है? लद्दाख का है। उसके बाद किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 1011 है। 1011 है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी धनुष श्रीकांत की किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, शूटिंग से, टेनिस से या फिर भाला फेंक से? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग से संबंधित है धनुष श्रीकांत। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 9 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड, वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया है? अदनान आबिदी या फिर सना इरशाद मट्टू या फिर अमित दवे या फिर मेघा राजगोपालन? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी पुलित्जर अवार्ड की, तो पुलित्जर अवार्ड की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर अवार्ड जो है पत्रकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। पुरस्कार है। तो 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? इन लोगों को दिया गया है, अदनान आबिदी को, सना इरशाद मट्टू को, अमित दवे को, लेकिन मेघा राजगोपालन को यह अवार्ड नहीं मिला। ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर है, इसलिए सभी लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें 2022 में पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया। पुलित्जर अवार्ड किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सॉरी दोस्तों, ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? बताएंगे। मंकी पॉक्स के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है या फिर यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है या फिर उपयुक्त सभी सही है? तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी कथन सही है। यह हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है और यह एक जूनोटिक रोग से संबंधित है। नाइजीरिया की यह क्या है? स्थानिक बीमारी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? बताएंगे। किस राज्य में इसकी खोज की गई है 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों हरियाणा है। ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा के राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। आप सभी दोस्त प्रतिदिन 8 बजे शाम को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।